भोजन यहाँ कहाँ से आता है, इसको पढ़ने के बाद अब हमारी बारी है प्रश्न उत्तर की। पहला हमारा है अभ्यास। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? दूसरा है 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बगैर देर किए हम चलते हैं इसके आंसर्स के लिए। अभ्यास का पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? ये मैंने एक पीडीएफ बनाया है, इसके अंदर क्वेश्चन भी है और आंसर्स भी हैं, तो आपको ये सोचने की या डरने की ज़रूरत नहीं है कि तो बुक्स के नहीं है, ये बुक्स के ही हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है, प्रश्न 1, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि विभिन्न जीवों को भोजन में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ जंतु पेड़ पौधे ही खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी और पौधों और जंतुओं दोनों को खाने वाले सर्वाहारी होते हैं। तो ये क्या एक जैसे होते हैं? नहीं ना। बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग दोनों खाते हैं। तो इंसानों में भी अलग होते हैं, जंतुओं में भी अलग होते हैं। तो कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। अब तो ये नहीं कि तुम दाल चावल खाते हो तो हर कोई दाल चावल खाता होगा, तुम पिज़्ज़ा खाते हो तो हर कोई पिज़्ज़ा खाता होगा, तुम चिकन खाते हो तो हर कोई चिकन खाता होगा। तो क्या कहेगा आपका आंसर, क्या होना चाहिए? नहीं। जो मैंने लिखा है एज इट इज आप अपने पेपर में लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बारी आती है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। 5 पौधों का नाम लिखिए या बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन से ये ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप कोई भी 5 पौधे लीजिए और उन 5 पौधों के बारे में बताइए कि आप उस 5 पौधों में से उस पादप का आप क्या खाते हैं। जैसे ही मैंने अपने आंसर्स में लिखा हुआ है कि मैंने 5 पौधे ले रखे हैं। तो पहला है मेरा आलू। आलू के जड़ का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आलू का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? जड़, क्योंकि आलू जो है ज़मीन के अंदर उगता है, तो आलू क्या कहलाएगा? जड़ कहलाएगा। वैसे ही प्याज, प्याज का भी हम जड़ ही खाते हैं क्योंकि वो मिट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर होती है। और केले का हम फल खाते हैं क्योंकि वो ज़मीन के अंदर नहीं होती। ठीक है, और वो अलग से एक फल के रूप में निकलता है। गेहूं का हम बीज खाते हैं। ओके, पालक का हम पत्ता खाते हैं। तो ये होता है पादप के भाग। आपने देखा, आपने सारणी जो कॉलम था उसके अंदर आपको बनवाया भी था, चार्ट भी था उसके अंदर। अगर आपको याद ना हो तो मैं अभी आपको दिखा भी सकती हूँ। ये रहा आपका सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधे का भाग। ये चीज़ मैंने कहा था आपको कि आप इसकी रिवीजन भी कर लेना मेरे पहले वीडियो में। और हमने ये एक्टिविटी भी की थी कि हम कौन से पादप का कौन सा हिस्सा खाते हैं, कौन सा भाग खाते हैं। तो ये सारणी 1.4 है, ये आपकी एक्टिविटी भी करवाई गई थी। तो ये एक्टिविटी जो 1.4 है सारणी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से मिलती है। अगर हम इसका रिवीजन अच्छे से पढ़ते टाइम ही बुक के टाइम कर लेते हैं तो हमें इन क्वेश्चन आंसर्स के करने के टाइम पे हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो सकती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। अब देखिए कॉलम 1 में दूध, दही, पनीर, घी ये आपका दे रखा है। दूसरे जंतुओं को खाते हैं? नहीं। दूध, दही, घी हमारा है सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे भी रखा है आपके उत्तर में, बट मैं आपको मिला के भी बता रही हूँ। पालक, फूल, गोभी, गाजर ये हमारी क्या है? सब्जियाँ हैं। शेर एवं बाघ ये क्या है? पादप एवं सॉरी ये गलत है। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या है? पादप उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारे थे मिलान। ये भी बहुत इजी है, मैं आपको समझा सकती हूँ इधर। अब मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से कि दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। क्यों?
क्योंकि दूध दही को हम उगाते थोड़ी ना है, ये हमें कहाँ से मिलती है? जंतुओं से मिलती है, भैंस से मिलती है, गाय से मिलती है, बकरी से मिलती है। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? सब्जियाँ हैं। अब इनको हम शाकाहारी मांसाहारी थोड़ी ना कह सकते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। कभी तुमने शेर को पालक पनीर खाते हुए देखा है? घास खाते हुए देखा है? नहीं ना। डिस्कवरी में भी देखोगे ना तो शेर है ना हमेशा शिकार करता है, बाघ भी शिकारी करते हैं, तो वो नॉनवेज खाते हैं। तो क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी आपको डेफिनेशन बुक पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि क्या होता है। पादप एवं पादप उत्पाद कहते हैं। क्या होते हैं शाकाहारी? शाकाहारी वो होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो जानवरों को नहीं खाते, दूसरे जंतुओं को नहीं खाते, वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है पादप एवं पादप उत्पाद कहते हैं। अब बारी है आपके प्रश्न नंबर 4 की। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमारा ये रिक्त स्थान है। क, बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ठीक है, स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई है इसके अंदर थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन वो मांस है, मांस खाता है। तो ये क्या कहलाएगा? मांसाहारी कहलाएगा। ऑफ कोर्स मांसाहारी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या खाता है? मांस खाता है, तो वो क्या कहलाएगा? मांसाहारी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी, जो पादप उत्पाद। ठीक है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाते हैं, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल डेश उत्पाद खाता है। कौन सा उत्पाद खाता है? पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। मांसाहारी शाकाहारी तो आएगा नहीं, पादप आएगा। तो क्या खाता है वो? पादप यानी पौधे से रिलेटेड। घ, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे तो वो गाय और बकरी, भैंस से क्या प्राप्त होता है? शाकाहारी वर्ड तो है नहीं, पादप पौधे तो उससे प्राप्त होंगे नहीं। ऑफ कोर्स दूध होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? दूध। आपके घ में आ जाएगा दूध। हमें चीनी डैश से मिलती है। ऑफ कोर्स लास्ट का ऑप्शन बचा है गन्ना। ठीक है, गन्ने से मिलती है। और ये चीज़ ना प्रक्रिया भी आपने पढ़ी होगी कि चीनी कैसे बनता है। आई थिंक नहीं, आप आगे पढ़ोगे कि चीनी कैसे बनता है। तो चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। तो आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। और अगर आंसर्स लिखने हैं आपको तो आप मेरे वीडियो को रोक करके पुश करके लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप सभी को समझ में आया होगा। अब है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सोचने के लिए बातें। ये जो आपको मैंने पढ़ाया, इसमें बुक के लास्ट में देखना लिखा होगा सोचने के लिए बातें। ठीक है, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? अगर आपके आसपास पर्याप्त भोजन उपलब्ध है सबको खाने के लिए तो अच्छी बात है। अगर नहीं है उपलब्ध तो बताइए क्यों। ठीक है, और ख, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? आप ये भी बताइए। और जितने भी बच्चे मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हम कैसे अपने भोजन को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि हम अपने भोजन को कैसे रोक सकते हैं। एक्स्ट्रा खाना ना लें, उससे हम रोक सकते हैं। जितना हमें खाना उतना ही हम प्लेट में लें। और हम कौन कौन चीज़ों से किस किस कारणों से अपने भोजन को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो भी मुझे कमेंट करके बताएगा मैं उसके नाम से हाईलाइट करूँगी कि इस बच्चे ने ये कमेंट करके बताया है कि हम इस तरीके से हम अपने भोजन को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सबसे ज़्यादा मोस्टली जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है सारांश। ये सब हमारी ना एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं, तो इन्हें करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस बहुत से ना स्कूलों में भी, मतलब स्कूल्स में भी इसको डिस्कस करवाया जाता है सारांश में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सारांश में सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हाँ ज़रूर है, अलग अलग है, हर जगह अलग अलग खाने भारत में
चारों दिशाओं में चले जाओ, आपको अलग अलग तरीके से खाने में मतलब उनके डिफरेंस मिलेंगे आपको। केरल के साइड चलोगे तो उनका खाने का तरीका अलग है, मतलब उनका खान पान अलग है। उत्तर के साइड आ जाओगे आप, हिमाचल उपाचल के साइड, तो वहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज़ अलग है। तो आपके भारत में हर तरीके के लोग, हर तरीके के या हर टाइप के खाने के लोग मिलेंगे। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हाँ, हमारे जो भोजन के मुख्य स्रोत जो हैं पौधे और जंतु हैं, क्योंकि देखो दूध दही घी ये सब तो हमें जंतु से मिलते हैं। पौधे हो गए, हमें पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं। नॉनवेज भी जंतु से ही मिलता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, पादप यानी पौधे से रिलेटेड, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। हाँ, जो जंतु पादप खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। ये इस चैप्टर में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। हाँ, मांसाहारी कहते हैं उन्हें जो मांस खाता है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किन्हें कहते हैं? जो जंतु और पादप दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। आपने अपने घर के आसपास क्रिकेट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है, क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। अब देखो, गिरगिट और छिपकली के भोजन की बात बता रहा है। कहीं आपके आसपास कोई गिरगिट दिखे ना तो आप पता लगाना कि वो क्या खाता है, और वो जो भी खा रहा है वो क्या छिपकली से अलग है। अब है हमारा दूसरा, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं। चित्र सहित यदि संभव हो उन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर इनसे रिलेटेड हमें ना होमवर्क भी मिलते हैं, तो ये आपके पेपर में ऐसे नहीं आएगा आप इतना इतना करो, 2-4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये सब। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब आपको उन जलीय पौधों के नाम बताने हैं जिनका उत्पाद खाद्य के रूप में किया जाता है। ठीक है। अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजना को करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापते समय ध्यान दें कि अंकुर टूटे नहीं। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाइए जिससे लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरित की संख्या हो। आपको स्प्राउट्स के बारे में भी, मतलब अंकुरित के बारे में भी पढ़ाया गया था इसी चैप्टर में कि अंकुरित कैसे होते हैं। आप इजी तरीके से आप अपने घर में अंकुरित कीजिए। 1 हफ्ते तक उसके साइज़ को देखिए, फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे जैसे उसकी साइज़ बढ़ रही है उसको एक धागे से मापिए और उसके डिफरेंट को लिखिए कि इतने दिन में इतना साइज़ हुआ, इतने दिन में इतना साइज़ हुआ। ये एक अच्छी एक्टिविटी है, करेंगे तो मज़ा आएगा। अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।